मुझसे पहले कई वक्ताओं ने साहित्य की भूमिका और साहित्य का समाज निर्माण और दुनिया के बदलाव में उसकी जो भूमिका है उस पर काफ़ी चर्चा की है। और आज के विषय पर मैं चर्चा करते हुए सोचता हूँ कि उन बातों की पुनरावृत्ति न हो, और ये ज़्यादा कठिन काम है। इसलिए कठिन काम है कि अभी तक जो बोला जा चुका है उससे अलग कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोहराव हो जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ अलग तरीके से साहित्य की दूसरी भूमिका को मैं रेखांकित करूँ। आज का विषय है साहित्य कल, आज और कल। तो साहित्य जो है निरंतर बहती हुई नदी की एक धारा है। कथ्य की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, कहने की दृष्टि से और विषयों के चयन की दृष्टि से आज कल और कल आज और कल में उसको विभाजित तो जरूर किया जा सकता है, लेकिन बाकी निरंतरता में साहित्य जैसे एक गत्यमान धारा है और वो अपने समय के सामाजिक मूल्यबोधों की, सामाजिक आकांक्षाओं की, लोगों के सपनों की और लोगों के ज़िंदगी की बारीकियों का विवेचन करती है। और साहित्य इस तरीके से आदमी दो तरह के प्रोड्यूस करता है। एक प्रोड्यूस है कि वो जिंदा रहने के लिए फल उत्पादन करता है, खेत में काम करता है। दूसरा एक बौद्धिक प्राणी के हैसियत से उसकी चेतना भी एक उत्पाद पैदा करती है। इस उत्पाद का नाम जो है साहित्य है। मनुष्य की चेतना का उत्पाद है साहित्य। साहित्य जो है वो उस तरीके से काम नहीं करता है, लेकिन चेतना का उत्पाद तो वो जरूर है। तो मैं ये दो तीन बातें आपसे कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में साहित्य की क्या भूमिका है। असल में ये इतिहास का एक बहुत ही कठिन समय है, जब बाजार की ताकतें हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं और ये नियंत्रण जैसे चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है? ये एक तरह का एप्रोप्रिएशन है, ये एक किस्म की गुलामी, दिमागी गुलामी है। और इस दिमागी गुलामी के बंधनों के काटने का काम जो है पॉलिटिकल मूवमेंट भी करते हैं, लेकिन उस पॉलिटिकल मूवमेंट को इग्नाइट करना, जिसको कहते हैं अग्नि देने का काम करना जो है वो साहित्य के जरिए से होता है। और इस इग्निशन को कैसे आप लागू कर सकते हैं, इसका एक नमूना हम बताते हैं। और वैचारिक गुलामी क्या है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। चर्चा ये है कि मतलब एक औरत है और उसका हस्बैंड जैसे खूब दारू पीता है, पिटाई करता है, उसकी कमाता उमाता अच्छा वाला है, लेकिन उसको जैसे जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम गारंटी है वो प्रोवाइड नहीं करता है, देता नहीं है। तो हमारे और आपके जैसे चार लोग इकट्ठे हुए और उसके पास गए और जाके उसको हमने कहा कि भाई जैसे तलाक मत तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, या ऐसा भी मत करो कि जैसे थाने में केस कर दो अपने हस्बैंड के खिलाफ, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम लोग 5 आदमी इकट्ठा होते हैं और तुम्हारे हस्बैंड की कल लानत मलामत करते हैं कि ऐसा क्यों करता है। अब वो औरत ये कहे कि फलानी सती तो अपने कोहिया पति को अपने कांधे पर बिठा के वैश्यालय ले जाती थी, आप तो मेरा जो है परलोक ही खराब कर रहे हैं, तब आप क्या कीजिएगा। तो ये है दिमागी बंधन। ये जो बंधन है, इसी बंधन के असर में आप जैसे अपने आक्रांताओं को और अपने सर कलम करने वाले लोगों की गर्दन में माला पहनाते रहते हैं। और उसका सबसे बढ़िया मुजाहिरा आज की तारीख में आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसी बौद्धिक गुलामी का एक नज़ारा जो है आज जो बेलगाम और अनियंत्रित जो कांवड़ यात्रा है, जिसमें भक्ति से ज़्यादा जो है उदंडता और उच्छृंखलता है, और जिसको राज्य सत्ता का समर्थन प्राप्त है, और जो सीधा सीधी तौर पे असल में भक्ति से नहीं बल्कि घृणा से संचालित है। और इस घृणा की मूल तत्व में जो हिंसा है, वो हिंसा अगर दूसरे तरीके से नहीं दिखाई पड़ती है तो कुर्सी उलटने की शक्ल में दिखाई पड़ती है। और किसी मोटरसाइकिल पर 10 आदमी को लाके मैंने उनके अंदर जो छुपी हुई हिंसा है उसका आवाहन जैसे जिस तरीके से किया जा रहा है इस देश में, तो साहित्य का काम जैसे मनुष्य के अंदर जो मनुष्यता के तत्व हैं, जो प्रेम, दया, करुणा और प्रेम के मूल्य बोधों में समाहित हैं, उसका संरक्षण करना और उसका आवाहन करना, यानी मानवीय जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ और सुंदर है उसका आवाहन जैसे साहित्य को करने का जिम्मा जैसे मिला हुआ है। और साहित्य की कीमियागरी का कमाल देखिए, वो नैतिकता के पुराने मानक ध्वस्त करता है। पुराने मानक नैतिकता के क्या है? औरत को शालीन होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इस शालीनता के नाम पे उसको 7 पर्दों के अंदर होना चाहिए। इस शालीनता के नाम पे उसको अपनी लैंगिकता को मार देना चाहिए अगर वो विधवा हो गई है तो। और अगर किसी कारण से उसकी लैंगिकता जोर मारती है तो उसको जैसे आप बदचलन औरत कह दीजिए। तो ये एक फ्रेम आपने बनाया है और इस फ्रेम को आप नैतिकता के साथ जैसे इक्वेट कर देते हैं, उसको सिनोनिमस बना देते हैं, नैतिकता का पर्यायवाची बना देते हैं, अखलाक का पर्यायवाची बना देते हैं।
लेकिन साहित्य जैसे इन बंधनों को स्वीकार नहीं करता। कैसे नहीं करता है? आप जैसे पढ़िए, वो चंद्रमुखी और पारो की कथा पढ़ लीजिए। जिस तरीके से देवदास में शरद चंद्र जो है वो एक जो है सो घर की कुलवधू है और दूसरी जो है से कोठे की रहने वाली औरत है। और जैसे साहित्य का कमाल देखिए कि दोनों को पूरी गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करके नायिका बना देता है। इसीलिए कि साहित्य अपने करुणा के वशीभूत जैसे उस औरत के पक्ष में खड़ा हो जाता है जो औरत पर किया है, और जो है सो जो कोठे पे बैठी हुई है, और वो अपने नैतिकता के अनुमोदन के लिए आपके किसी पुराने शास्त्र के पास नहीं जाता है। वो अपने जैसे नैतिक मूल्यों के अनुमोदन के लिए अपनी करुणा, अपनी संवेदनशीलता और अपनी सारी सक्रिय सहानुभूति के साथ उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है कि जिनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं है, और वो नैतिकता के नए मानक से कर देता है, पुराने मानक ध्वस्त हो जाते हैं। तो साहित्य जैसे नए मूल्य बोधों की श्रृंखला की शुरुआत करता है। वो पुरातन मूल्य बोधों से टकराता है और नए मूल्य बोध को जन्म दे देता है। तो बहुत सारे लोग हैं, बोलना है, वो हमारे दोस्त आए हुए हैं बाहर से, मैं बहुत इंक्रोच नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक दो बात और करके अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ। क्या है, आज साहित्य की भूमिका कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। कैसे बड़ी हो गई है? बड़ी इसलिए हो गई है कि बाजार की जो ताकतें हैं, या पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन है, सांस्कृतिक वर्चस्व का आंदोलन है। भारत का जो ख्याल था, तसव्वुर था हिंदुस्तान का, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उस आइडिया ऑफ इंडिया को पराजित करते हुए ये आइडिया ऑफ इंडिया रहीम खानकाना, जायसी, तुलसी, नानक, कबीर, रैदास से होता हुआ जैसे हिंदुस्तान तक पहुंचा था, जिसमें तमाम तरह के लोग शामिल थे, जिसको हम हिंदवी के नाम से जाना करते थे। और वो हिंदी जैसे अमीर खुसरो से शुरू होके उर्दू और जैसे हिंदी दोनों ही डायरेक्शन में जैसे अपनी अपनी यात्रा करते हुए गया। लेकिन वहाँ जो ब्रॉडली एग्रीएबल, व्यापक तौर पर सहमति वाला जो विचार था, उस ब्रॉडली एग्रीएबल आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति कहाँ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोटा मोटी तौर पर हो सकता है कि आपको कुछ सहमति नहीं हो, लेकिन एक हिंदुस्तान का जो ख्वाब है, हिंदुस्तान का जो तसव्वुर है, उस तसव्वुर की सबसे बेहतरीन और अभी तक उपलब्ध जैसे सबसे ज़्यादा सहमत जैसे आइडिया जो है वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसी ब्रॉडली एग्रीएबल आइडिया ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, और वो आइडिया ऑफ इंडिया थ्रेटेड है। उस आइडिया ऑफ इंडिया को पीछे हम रिप्रेजेंट करते रहे हैं, और इस रिप्रेजेंटेशन का बढ़िया एक नमूना गीत से कभी कभी देते हैं। जब हम छोटा थे तो घर से निकलते थे तो कभी कभी मंदिर से गीत बजते रहता था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ये गीत बैजू बाबरा फिल्म का गीत है। मैं इस गीत का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसको लिखा शकील बदायूनी ने, धुन बनाई नौसाद ने, गाया मोहम्मद रफ़ी ने, लिखने वाला मुसलमान, गाने वाला मुसलमान, धुन बनाने वाला मुसलमान, और बजता है मंदिर में। ये था हमारा हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान के ऊपर जो आक्रमण है, इस आक्रमण के बरक्स साहित्य अपनी भूमिका, तो साहित्य के सामने अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो फांसीवाद से मुकाबले की चुनौती है। और इस मुकाबले को साहित्य ने बहुत जगह पे स्वीकार किया। मार्टिन निमोलर ने अपने ज़माने में एक कविता लिखी कि फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट एंड आई डिडंट स्पीक बिकॉज आई वाज नॉट ए कम्युनिस्ट, देन दे केम फॉर ज्यूज एंड आई डिडंट स्पीक बिकॉज आई वाज नॉट ए ज्यूज, देन दे केम फॉर ट्रेड यूनियनिस्ट एंड आई डिडंट स्पीक बिकॉज आई वाज नॉट ए ट्रेड यूनियनिस्ट, देन दे केम फॉर मी एंड नोबडी वाज लेफ्ट टू स्पीक। तो साहित्य इस तरीके से अपने प्रतिकार की भाषा बोलता है कि जब वो हमारे लिए आए तो कोई बचा ही नहीं था बोलता, क्योंकि वो अलग अलग करके फिरकों में सबको मार रहे थे। तो अभी जो फांसीवाद की जो चुनौती है, उस चुनौती से टकराना, और फांसीवाद का जो आज नया रूप है वो क्या है? फांसीवाद का जो नया रूप है वो धर्म, राष्ट्रवाद और कारपोरेट के इंटरमिंगलिंग से बना हुआ एक कॉकटेल है। आजकल जहर की गोलियां जो हैं वो देशभक्ति के चाशनी में डुबो के बेची जा रही हैं, या मजहब की चाशनी में उसको डुबो के बेचा जा रहा है। तो इस कॉकटेल के खिलाफ आपको खड़ा होना, यही साहित्य का काम है। साहित्य अपने युग की चुनौती का सामना करता है। प्रेमचंद एक सामंती समाज में पैदा हुए थे, और साथ ही साथ वो गुलामी का दौर था। उस सामंती मूल्य बोध से प्रेमचंद टकरा रहे हैं, और टकराते हुए वो होरी की रचना कर रहे हैं, धनिया की रचना कर रहे हैं। उसी मूल्य बोध से टकराते हुए वो सदगति में क्या कह रहे हैं?
जिस मैंने दिमागी गुलामी की बात कही, उसका सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल हमको लगता है वो सदगति लगता है, क्योंकि वो लकड़ी फाड़ते फाड़ते उसी गुलामी के असर में मर जाता है। इसीलिए तो उसको बताया गया था कि पंडित जी को बिना दान किए जैसे ये लोक और परलोक नहीं सुधरने वाला है। वो अपनी बेटी के परलोक, अपना तो लोक परलोक वो बिगाड़ के गया ही था। वो चाहता था कि बढ़िया मुहूर्त में उसके बेटी की शादी हो जाए, ताकि उसका जैसे लोक परलोक बचा रहे। ये क्या है? ये जैसे अदृश्य दिमागी बंधन है, और इसी बंधन के वशीभूत जैसे वो दम तोड़ देता है, मर जाता है। तो ये जो है एक तरह का वैचारिक वर्चस्व है, जिसको मैं कह रहा था, एप्रोप्रिएशन कंडीशनिंग, ब्रेन की कंडीशनिंग। आपको बता दिया जाता है कि दाढ़ी बढ़ाए हुए है वो, और अगर माथा पर टोपी लगा लिया है और उसके पजामे की मोहरी जैसे थोड़ा कम चौड़ी है और घुटने से ऊपर है, तो जरूर बदमाश आदमी होगा। यानी बदमाश आदमी का एक ख्याल, एक तस्वुर जो आपके दिमाग में गढ़ दिया जाता है, और उस तस्वुर के असर में जो आप आते हैं, ये भी एक तरह का जैसे सांस्कृतिक वर्चस्व है। तो इसी वर्चस्व के खिलाफ साहित्य को ये बताना है। साहित्य जैसे इसको कैसे बताता है? वो बताता है काबली वाले के जरिए से, ठीक है ना। तंग मोहरी वाला और जैसे कुर्ता पजामा पहने हुए वो पाठान जो है, जिसकी लड़की प्रतीक्षा करती है, वो ऐसा भी होता है। तो आप एक बिंब के खिलाफ दूसरे बिंब की रचना करते हैं, और ये बिंब जो है से आपके जीवन के ज़्यादा नज़दीक होता है। और ये जो फॉल्स बिंब क्रिएट किया जा रहा है, उस फॉल्स बिंब से जब ये रियल बिंब टकराते हैं साहित्य के द्वारा रचित, तो आपके जैसे फॉल्स परसेप्शन उड़ जाते हैं। और बाजार में उसका क्या असर है? जब मैं छोटा था तो मेरी माँ कहती थी कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीओ, और देख पर आई चुपड़ी मत ललचाओ जीव। अगर आप नहीं ललचाइएगा तो बाजार में जो अनाप शनाप चीज़ों की भीड़ लगी हुई है, उसका खरीदार कहाँ से आएगा? आपकी अतृप्ति और तृष्णा के रेगिस्तान में बाजार का विस्तार है। पहले हम कहते थे कि फलाने के अच्छा मतलब क्या था? पहले हम कहते थे फलाने के दुकान की लस्सी इतनी अच्छी है कि एक दफे पीजिए तो दिन भर मिजाज बना रहता है। अब वो कहते हैं इतना अच्छा है कि एक बार पियो तो फिर पीने का मन करता है, ये दिल मांगे मोह। कहने का गलत ये कि पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं है, पानी प्यास बढ़ाने के लिए है, क्योंकि यही प्यासा समाज जो है सो टारगेटेड मार्केट है, और इस मार्केट को एक्सप्लोर करना है। तो साहित्य जिन मूल्यों का सर्जन करता है, उसमें वो जैसे ये दिल मांगे मोर में नहीं है हामिद जो है ईदगाह का, वो जैसे मिला हुआ पैसा अपने लालच का समन करके अपने नानी के लिए, दादी के लिए चिमटा खरीद के ले जाता है। तो ये जो चिमटा वो खरीद रहा है, वो जैसे उस प्यास के बरक्स जैसे आत्मिक तुष्टि की एक जो भावना है, उसको मांग रहा है। तो ये एक नई दुनिया का एक्सप्लोरेशन है। तो साहित्य अपनी लड़ाइयाँ इसी तरीके से लड़ता है। और अंत में एक और उदाहरण देके हम बात खत्म करना चाहते हैं। एक बच्चा है, वो अपने घर से चला, माता जी ने उसको जैसे पूड़ी सब्जी बना के दे दिया कि ट्रेन में जा रहा है और खाएगा, पेंट्री में बढ़िया खाना नहीं मिलता है, तो उन्होंने अखबार में लपेट दिया, कपड़े में बांध दिया। अब वो बच्चा चला और ट्रेन में बैठा तो वहाँ देख रहा कि 5 लड़कियाँ जो बैठी हुई हैं, वो कैट हैं, अंग्रेजी बोल रही हैं, अमेरिकन स्टाइल की, रैंगलर का जैसे वो जींस है, रेबन का चश्मा है, रिबॉक का जूता है, मांटो कार्लो का सूटर है। अब वो लड़का बेचारा सोचता है कि इसके सामने ही पोटली हम खोलेंगे तो बड़ा बैकवर्ड हो जाएंगे, और इसके सामने हम खोले कैसे? तो 8 खाने का आलू जैसे 10 रुपया में अंकल चिप्स के नाम पे लेके खा के जेंटलमैन हो जाता है। माँ की ममता भी है, पेट में भूख भी है, फिर भी पोटली बंधा का बंधा रह जाता है और अंकल चिप्स दिख जाता है। दिस इज द डिक्टेशन ऑफ मार्केट। ये है मार्केट की आदेशात्मक सत्ता। इस तरीके से जो मार्केट आपको आदेश देता है, इस आदेश के खिलाफ एक कंटेनमेंट की फिलॉसफी है, एक प्रेम जो है इतना गहन है। और इस गहनता को ऐसे समझिए ना, एक बच्चा है, उसको आप जैसे एक ऑफर दीजिए कि शाम को जैसे 5 स्टार होटल में बढ़िया पार्टी है, पैक सैक का भी इंतजाम है, आ जाओ यार खाने। और एक दूसरा ऑफर उसके पास है कि वो जिस लड़की को पसंद करता है, वो 4 किलोमीटर दूर जो है से बुलाई है, और उसके पास जाने के लिए पैसा भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, वो लड़का कहाँ जाएगा? वो लड़का जैसे, तो ये जो फिजिकल कंजम्पशन है, इस फिजिकल कंजम्पशन से परे आत्मा के लिए जो एक कंजम्पशन है, उस कंजम्पशन की तरफ भागा चला जाता है। जीवन का यथार्थ उसको होटल खींच के ले जा रहा है, गढ़ा हुआ यथार्थ, और उसकी आत्मा की जो संवेदना है वो उसको उस लड़की के पास लेके जा रहा है। तो ये जो गैप है ना, इसी गैप को जैसे साहित्य उजागर करके मनुष्य की जो सत्ता है, जो उसकी ऐहिकता है, जिसको बीइंगनेस कहते हैं, उसको कॉल करने का काम करता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वो एक बड़ी सामाजिक लड़ाई लड़ रहा होता है। शुक्रिया।